नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। एक लड़की को बॉलीवुड में नाम कमाना था। वो अपने घर से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई चली आई। काम की तलाश में इधर-उधर गई, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि उसे हिंदी कम आती थी। आखिर में उसे एक व्यक्ति ने मौका दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है और नाम आता है उसी लड़की का। हम आपको बताएंगे मुंबई के नीरज ग्रोवर हत्याकांड की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। केरल के कोच्चि की रहने वाली मारिया मोनिका सुसाईराज कन्नड़ फिल्मों में काम करती है। 2002 में जूट फिल्म से वो अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करती है और एक्सक्यूज़ मी, ओके सर ओके और एक दंता जैसी फिल्मों में काम करती है। लेकिन उसे बॉलीवुड में कैरियर बनाना था, इसलिए 2007 में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर मारिया मुंबई चली जाती है और जगह जगह ऑडिशन देती है, लेकिन बात नहीं बनती क्योंकि उसे हिंदी कम आती थी। जहाँ भी जाती लोग कहते विचार करेंगे, यह कहकर उसे वापस भेज देते हैं। ऑडिशन का सिलसिला चलता रहा और एक बार वो सैनर्जी एडलैब में ऑडिशन के लिए गई, जहां उसका ऑडिशन नीरज ग्रोवर को लेना था। नीरज ग्रोवर मास कम्युनिकेशन करके सैनर्जी एडलैब या यूँ कहें स्टार टीवी की प्रोडक्शन टीम से जुड़े हुए थे, जो एक्टिंग के लिए लोगों को चुनते थे। मारिया को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और नीरज ग्रोवर उसके सामने बैठे हैं। नीरज ग्रोवर हिंदी में सवाल करते हैं जिसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती है। नीरज ग्रोवर उसको बोलते हैं, देखिए हमें हिंदी के बेहतरीन कलाकार चाहिए जो हिंदी में ठीक से डायलॉग बोल सकें। आपको किसी और कार्यक्रम में मौका देंगे। यह कहकर नीरज वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद मारिया ऑफिस के किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लेती है। कुछ दिनों बाद मारिया नीरज को फ़ोन करती है। धीरे धीरे फ़ोन पर बातें होने लगती हैं और ये बातें धीरे धीरे मुलाकातों में बदल जाती हैं। मुलाकातें कभी रेस्तरां में तो कभी समुद्र के किनारे होने लगती हैं। अब मारिया का एक बॉयफ्रेंड कोच्चि में भी था जिसका नाम था जेरोम मैथ्यू। दोनों साथ में ही पढ़े थे, बचपन के फ्रेंड थे। कॉलेज में भी साथ में आए तो एक ही क्लास में पढ़ते थे। जेरोम नेवी में चला गया और मारिया फिल्मों में कैरियर बनाने के लिए उसने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। मारिया ने नीरज के बारे में जेरोम को बता रखा था। जेरोम कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसको नीरज का मिलना पसंद नहीं था। 6 मई 2008 को मारिया ने मुंबई के मलाड में एक फ्लैट लिया, जिसकी शिफ्टिंग के लिए उसने नीरज ग्रोवर से मदद मांगी और वो चले गए। दिन भर शिफ्टिंग करते रहे और रात 10 बजे जेरोम मैथ्यू का मारिया को फ़ोन आता है। उस समय नीरज भी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, जिसे जेरोम सुन लेता है और मारिया से पूछता है, क्या यहाँ पर नीरज है? मारिया मना कर देती है और फ़ोन काट देती है। करीब 1.5 घंटे बाद 11:30 बजे जेरोम फिर से मारिया को फ़ोन करता है और पूछता है, क्या नीरज घर चला गया? इस बार मारिया कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि फ़ोन काट देती है। जेरोम गुस्से से भर जाता है और उसे इतना गुस्सा आता है वो प्लान करता है मुंबई जाने का और रात में पता करता है कि कोच्चि से मुंबई के लिए कोई फ़्लाइट है। तो पता चलता है रात के 3 बजे एक फ़्लाइट है जो कोच्चि से मुंबई जाएगी। आर्या ने जेरोम को फ्लैट का एड्रेस बता रखा था, इसलिए उसे फ्लैट तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 7:30 बजे जेरोम मारिया के फ्लैट की डोरबेल बजाता है। अंदर घंटी की आवाज़ सुनकर नीरज और मारिया सन्न रह जाते हैं और सोचते हैं इस समय कौन हो सकता है। मारिया बोलती है, मैं देखती हूँ शायद कोई सोसाइटी का कर्मचारी होगा, उसे कुछ ज़रूरत होगी। तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और जैसे ही मारिया दरवाज़ा खोलती है, सामने जेरोम मैथ्यू को देखकर अवाक रह जाती है। दोनों के होश उड़ जाते हैं। जेरोम बिना कुछ बोले कमरे के अंदर दाखिल होता है और देखता है कि नीरज बिना कपड़ों के बेड पर लेटा हुआ है। दोनों में कहासुनी होती है। उसके बाद हाथापाई शुरू होती है, मारपीट शुरू हो जाती है दोनों में और जेरोम किचन से चाकू लेकर आता है और नीरज पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। तभी मारिया उसे बचाने की कोशिश करती है,
लेकिन जयराम बोलता है, तुम पीछे हट जाओ, नहीं तुम्हें भी मार दूंगा। मारिया पीछे हट जाती है और वो नीरज पर इतने वार करता है, नीरज लहूलुहान होकर फर्श पर गिर जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जयराम और मारिया शारीरिक संबंध बनाते हैं और करीब 9 बजे इस लाश को ठिकाने लगाने की दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। मारिया अपने एक फ्रेंड जीतेश को फ़ोन करती है, जिसके पास सेंट्रो कार थी, उससे सेंट्रो कार मंगवाती है। फिर जयराम और मारिया सेंट्रो कार से मलाड के एक मॉल में जाते हैं। वहाँ से 3 बड़े-बड़े एयरबैग खरीदते हैं और एक बड़ा चाकू भी लेते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। करीब 3 बजे वहाँ से वापस आते हैं और नीरज ग्रोवर की बॉडी के 300 छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको काटते हैं। बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर उसे उन्हीं पॉली बैग में भरते हैं और गाड़ी में रख देते हैं। और करीब 6 बजे थाने हाईवे से होते हुए वो पालघर की तरफ जाते हैं, जहाँ मनोर के पास पहुंचकर जंगल में वो तीनों बैगों को गाड़ी से निकालते हैं और पेट्रोल छिड़क कर उनमें आग लगा देते हैं। और जब तक नीरज ग्रोवर की बॉडी पूरी तरह से नहीं जल जाती है, वो वहीं इंतज़ार करते हैं। जब पूरी जल जाती है, उसके बाद वहाँ से वो वापस आते हैं और 8 तारीख को भी जेरोम मैथ्यू मारिया के फ्लैट पर ही रहता है और 8 तारीख दिन में दोपहर 12:30 बजे वो मुंबई से फ्लाइट लेकर कोची पहुंच जाता है। 8 और 9 तारीख को नीरज ऑफिस नहीं पहुंचा, तो ऑफिस के दोस्तों ने नीरज को फ़ोन लगाया, लेकिन नीरज का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उन्होंने फिर मारिया को फ़ोन करके पूछा। मारिया ने बोला कि वो तो 7 तारीख को ही वापस चला गया था। उसके बाद नीरज यहाँ नहीं आया। अब नीरज के गायब होने की खबर उसके माता-पिता को भी लगी और उन्होंने उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई। पुलिस ने जाँच शुरू की, तो नीरज के मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस फ्लैट पर पहुंची और मारिया ने नीरज का फ़ोन पुलिस को दे दिया। अब पुलिस का शक मारिया पर गहरा गया, लेकिन बिना सबूतों के पूछताछ कैसे करते। अब फ़ोन उनके पास था, सारी कॉल डिटेल्स उन्होंने निकाली। नीरज की हत्या के बाद जयराम और मारिया के बीच जो बातचीत हुई, उससे पुलिस को सुराग मिल गया और ये राज खुल गया कि हत्या जयराम और मारिया ने मिलकर की है। कोची से जयराम को गिरफ्तार किया जाता है और मुंबई से मारिया को। दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया और सख्ताई से पूछताछ की गई। दोनों ने सच उगल दिया, लेकिन मारिया ने बयान बदल दिए। मारिया ने कहा कि मैंने खून नहीं किया है, मैं इस हत्या में शामिल नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो जब जयराम उसको चाकू से मार रहा था, मैंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन जयराम ने कहा कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तो मैं पीछे हट गई। उधर फोरेंसिक टीम ने सेंट्रो गाड़ी की जांच की, जिसमें खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक टीम ने सारे सैंपल इकट्ठे किए, सारे सबूत इकट्ठे किए और कोर्ट में जमा कर दिए। मुंबई के सेशन कोर्ट में केस चला और सारी दलीलों को सुनने के बाद, सारे सबूतों को देखने के बाद फैसला सुनाया गया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट फैसला सुनाते हुए जयराम को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और सेक्शन 201 के तहत मारिया को सबूत मिटाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। मारिया क्योंकि जेल में 3 साल से ज़्यादा समय बिता चुकी होती है, इसलिए सज़ा वाले दिन ही उसको रिहा कर दिया जाता है। साथ में दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया जाता है। इस फैसले से नीरज ग्रोवर के माता-पिता संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आगे अदालत में जा सकें। ये सरकार का काम है, उसे आगे अदालत में इस फैसले को चुनौती देना चाहिए। लेकिन आगे न सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी, न उसके माता-पिता ने, और 2018 में जयराम भी जेल से रिहा हो गया। उसने 10 साल की सज़ा पूरी की और 2018 में वो जेल से रिहा हो गया। फैसले के तुरंत बाद राम गोपाल वर्मा ने इस मर्डर केस पर एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था नॉट ए लव स्टोरी। ये फिल्म 18 दिन की शूटिंग के बाद पूरी हो गई और 2011 में ही इसको रिलीज किया गया। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि एक बार मारिया को ये फिल्म देखनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी नीरज ग्रोवर हत्याकांड की। आगे और भी आपको कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे दरखास्त कि
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।